नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कायदा कानून। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज का हमारा विषय है परिवार और कानून। परिवार की परिभाषा समाजशास्त्रियों ने कई तरह से दी है। एक महिला अगर अपने बच्चे के साथ रह रही है तो परिवार है। एक पुरुष अगर अपने बच्चे के साथ रह रहा है तो भी परिवार है। सिर्फ पति पत्नी है, बच्चे नहीं हैं तो भी परिवार है। लेकिन भारतीय संस्कृति में रिश्तों की हमेशा से अहमियत रही है और परिवार को टूटने बिखरने से बचाने के लिए हर उपाय किया जाता रहा है। लेकिन बदलते परिवेश में, विकास के दौर में निम्न मध्य वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के भारतीय परिवारों में रिश्तों के मायने बदले हैं। नारी शक्ति को आजादी मिली है, उन्होंने आत्मनिर्भरता हासिल की है और जाने अनजाने बिना आधार बराबरी की लड़ाई शुरू हो गई और फिर कानून भी बनते चले गए। महिला संगठन की कतारों की कतारें खड़ी हो गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा हर राज्य का अपना अलग महिला आयोग, अपने अलग कानून बन चुके हैं, लेकिन परिणाम सिर्फ दुष्परिणामों के रूप में ही सामने आ रहे हैं। महिला संरक्षण के जितने भी नए कानून बने हैं, उनमें क्या उससे महिलाओं का भला हो रहा है? क्या नए कानून परिवार को जोड़ने में मददगार साबित हो रहे हैं? जी हां, इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले हैं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी जो खुद विक्टिम रह चुके हैं 498 और दूसरे घरेलू कानूनों के, और इसके अलावा हमारे साथ हैं श्री सोनी कपूर जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दिल्ली में और आसपास के इलाकों में या यूं कहें पूरे भारत में काम करते रहे हैं इस मामले को लेकर। और श्रीमती किरण कुकरेजा जी, जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती सुषमा सिंघवी जी, चेयरपर्सन है गुंजन फाउंडेशन की। तो चलिए, स्वागत है आप सबका कायदा कानून में। बात करते हैं मुद्दे की। महिलाओं के लिए दहेज की प्रताड़ना और अन्य क्रूरता से बचाने के लिए कानून बनाया गया 498A। अगर कंप्लेंट दायर की गई है तो बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। आप मानते हैं कि क्या सामाजिक और पारिवारिक झगड़ों से निपटाने के लिए इस तरह का कानून सही है? सिंघवी जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा। मैं यहाँ कपिल एक बात कहना चाहूंगी कि ये कानून बना क्यों। पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कानून बना क्यों जी। अगर इस कानून के बनाने की जरूरत हुई है तब कानून बनाए। अभी तुमने ये कहा था कि कानून कायदे के लिए बनते हैं कि कायदों की रक्षा हो, तो कहीं ना कहीं हमने ये तो मान ही लिया है कि कायदे गलत थे और इसलिए ये कानून बना जी। नारी का हनन हुआ, नारी प्रताड़ित हुई, नारी को बहुत सहना पड़ा, तब ये कानून बनाने की का विचार आज शायद हमारे समाजकर्ताओं को आया या हमारे अधिकारियों, कानून अधिकारियों को आया। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे शुरू से ही जागरूक होते कि नारी अलग नहीं है, पुरुष अलग नहीं है, नारी पुरुष को जो हमने समांतर एक दो रेखाओं में बांट दिया, अगर वो नहीं बंटती तो शायद नारी के लिए ये 398 कानून बनने की आवश्यकता होती ही नहीं जी। तो अगर हम ये लेके चलें कि पुरुष पुरुष है, नारी नारी है, ये दो समाज एक सृष्टिकर्ता में दो एक ह्यूमन बींग्स हैं जिनको भगवान ने यहाँ भेजा है, जिनके अपने अपने कायदे हैं, जिनके अपने अपने कानून हैं, पर ये हुआ नहीं जी। पुरुष अपने अत्याचार करता रहा, नारी सहती रही। ये मैं आरंभिक दिनों की बात कर रही हूँ कि ये कानून क्यों बना। क्या आप ये मानती हैं कि इस तरह के कानून जो है वो परिवार जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं? ये सिर्फ नारी पे तो नहीं डिपेंड करता है, ये पुरुष, ये उनके माता पिता, ये समाज के ढर्रे, समाज के ढांचे, ये सब पे डिपेंड करता है। हम एक केवल ये कहें कि अगर ये कानून के लिए जाने की जरूरत ही क्यों पड़े जी। अगर ये सही तरीके से हर चीज चलती रहे तो शायद मेरे ख्याल से कानून की जरूरत रहेगी। चलिए, सही तरीके से चली तो नहीं। सोनी जी हमारे साथ हैं। सोनी जी, जैसा मैम कह रही हैं कि कानून कई बार ये परिवारों को जोड़ता भी, आप क्या मानते हैं? क्या परिवार जोड़ते देखे आपने? नहीं, मैं इस बात को आपको दो तरह से जवाब देता हूं। एक तो कानूनी तरीके से, मेरे अधिकारों का हनन करके आप अपने अधिकारों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं जी। जब भी ऐसा होगा कहानी आगे नहीं चलेगी जी। दूसरी बात यह है कि कोई भी रिश्ता 3 चीजों पर आधारित होता है, रिस्पेक्ट, लव और अफेक्शन जी। जब मेरे रिस्पेक्ट को, मेरी सेल्फ एस्टीम को आप चोट पहुंचाएंगे, उसके बाद आप मुझसे शायद गुलामी तो करवा सकते हैं पर रिश्तेदारी नहीं निभा सकते जी। तो ये चीज पुरुष के लिए क्यों नहीं आ रही? मैम, हनन तो नारी का भी हुआ था, अधिकार तो उसके भी छीने गए थे। मैम, मैं तो इस कानून के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस कानून के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पहले का कायदा गलत था तो उसको सही करने के लिए आज नया गलत कायदा नहीं बनाया जा सकता। कायदे गलत नहीं बने हैं,
उनका उपयोग गलत हो रहा है। नहीं नहीं, कायदों तो कायदा शायद ही ही गलत नहीं। है किरण ना। जी आप क्या मानते कायदा हैं? ही गलत है ये कायदा ही गलत है कि एक लड़की जो कि कंप्लेंट करती है जिसमें ना कोई सबूत है ना कुछ सच्चाई है, उसकी बात को सच मानकर पूरे पति के परिवार वालों को, माता पिता को, पति को, बहनों को, रिश्तेदारों को जेल में डाल दिया जाए। सब कुछ सही है, तो आप 398 में कहीं लूप है, पर इससे 498A में अगर लूप है, 498A में लूप है, आप उसमें नारी को दोष नहीं दे सकते हैं। मैं नारी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं कानून को असल में हम शायद मातृशक्ति कानून का की बहुत त्रुटि की सम्मान बात करता कर रहे हैं, हूं। क्योंकि कानून की त्रुटि मैं ऐसी है जिसका आपको दुरुपयोग सिर्फ होता ये है। बताना चाहता हूं कि अगर एक कंप्लेनेंट अगर एक नारी है तो वो जिनके खिलाफ कंप्लेंट करती है, ननंद, सास, वो भी नारियां हैं, वो जेल जाती हैं। अधिकारों का हनन हुआ ना। उनके भी तो अधिकारों का हनन हुआ। औरत के अधिकारों को ही छीन रही है। आदमी को तो पनिश करते ही हैं, उसके साथ उसके माँ बहन भाई सारे जेल में जाते हैं, तो उनके कहाँ वेलफेयर हुआ? उनका भी तो अधिकार हुआ। जागरूकता की कमी तो है। जागरूकता की कमी नहीं है, ये एक कानून का गलत दुरुपयोग है। आपने औरत को पूरा अधिकार नहीं दिया, एक औरत को अधिकार दिया, बाकी के छीन लिए। आज वही ननद अगर जेल जाती है भाभी की कंप्लेंट पे, कल को वो अगर कहेगी तो उसके कहने पे बाकी जाएंगे, पर वो भाभी नहीं जा सकती जेल में। यानी कि उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। ये तो बात उपयोग और दुरुपयोग की रही। कि उपयोग और दुरुपयोग लेकिन दोनों है। नहीं, एक मिनट मैं अश्विनी जी, सिंघवी जी, किरण जी, मैं मानता हूं उपयोग भी है, लेकिन क्या वो उपयोग परिणाम सही लाता है? वो दुष्परिणाम लाता है? किरण जी, आप क्या मानती हैं? क्योंकि अगर 498 लगा दिया जाता है, क्या उसका कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं, परिवार तो टूट ही जाता है। जब आपका एक परिवार जेल चला जाएगा तो उसके बाद आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो रिश्ता चलेगा? वो कभी रिश्ता चल ही नहीं सकता। और हमारा NCW कभी उस लड़की को पहले आगाह नहीं करता कि इसके कॉशंस क्या हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स लड़की भी झेलती है, लड़का और उसका परिवार तो सारी उम्र झेलेगा, पर लड़की भी एक लेटर स्टेज पे झेलेगी। अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी क्योंकि खुद विक्टिम रह चुके हैं। अभिमन्यु जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। 498 मान लीजिए कहीं किसी मामलों में लड़की सही भी होती है और वो कंप्लेंट करती है, लेकिन क्या 498 लगने के बाद और इस तरह के कठोर कानून लगने के बाद आपको कहीं दिखता है कि कहीं पर कोई समझौते की उम्मीद बाकी रह जाती है? मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आप ऐसे कानून का ये हवाला दे के सही ठहराएं कि पुरुषों ने भी जुल्म किए हैं महिलाओं पर, तो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, तो वो तो एक हद तक की बात सही है। क्योंकि अगर आप किसी और पुरुष को उस पुरुष के किए का दंड दे रहे हैं जो 20 साल पहले अपने काम करके एक तरफ हो गया, तो वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं मानता हूं कि सिर्फ ये सोच के कि कोई पुरुष है आप उसको दंडित करें, तो वो कानून कभी सही नहीं हो सकता। जब तक कुछ साबित नहीं होता आप किसी को दंडित नहीं कर सकते, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला। और सबसे बड़ी बात, नॉन कंपाउंडेबल